हाँ तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। कुछ इनिशियल चीजें हम लोग बात किया था। हम लोगों ने मेटर्स के बारे में पढ़ा था। मेटर्स अलग अलग टाइप्स के अलग अलग बेसिस पे हम लोगों ने उसको डिवाइड किया था। उसमें मिक्सचर में था, मिक्सचर मेटर क्या होती है उसके टाइप्स में। मिक्सचर होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर में अलग अलग होमोजेनस, हेटेरोजेनस, फिर प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। फिर हमने आगे बात किया था उसके बारे में कि अगर प्योर है तो एलिमेंट्स में क्या होते हैं, फिर कंपाउंड्स में क्या होते हैं। फिर हमने बात किया था प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि ऐसे फैक्टर, ऐसा एलिमेंट जो कि टाइम इंडिपेंडेंट होता हो। जैसे हमने फिर दो टाइप से पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। उसमें हमने अलग अलग एग्जाम्पल दिखा था। अब हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट सिस्टम की। किसकी? मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब कोई भी चीज हम लेते हैं या किसी को देते हैं तो एक्सचेंज करने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड की जरूरत पड़ती है। तो इनिशियल टाइम में पहले क्या होता था कि लोग किसी को कुछ सामान लेना होता है तो क्या करते थे, जैसे मान लो किसी को लेना है चावल, मतलब किसी को लेना है राइस, और किसी को उसके पास अंडा है, तो क्या करेगा कि अंडा किसी को दे करके वो उससे चावल ले लेगा। उसी तरीके से किसी को चाहिए वेज, किसी को चाहिए नॉन वेज, तो आपस में इस तरीके से एक्सचेंज किया करते थे। फिर जैसे जैसे लोग सिविलाइज होते गए, मॉडर्नाइज होते गए, एजुकेशन आती गई, फिर लोग अलग अलग टाइप ऑफ सिस्टम का साइंटिस्ट लोगों ने उसका इन्वेंट किया और इस तरह से मतलब करके ताकि एक कन्वीनियंट मेथड लाया जिसकी वजह से हम लोग किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पहले कुछ सिस्टम एग्जिस्ट किया करती थी, जिसमें से अपने पास पहला है मेजरमेंट सिस्टम में से इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम जो ब्रिटिश के टाइम से आ रहा है। जैसे हम लोग फीट की बात करते हैं ना, पाउंड्स वगैरह, या फिर सेकंड उन्हीं के टाइम से आ रहा है। फीट, पाउंड वगैरह जो भी सब आते हैं तो ये अपना इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम से आता है। ठीक है, एक होती है मैट्रिक सिस्टम जिसमें हम डेसिमल्स की बात करते हैं। इसमें इसको बोलते हैं डेसिमल मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, हाँ तो मैट्रिक सिस्टम में क्या था कि ये फ्रांस वगैरह से आया है, और इसमें हम किसकी बात करते हैं, डेसिमल मेजरमेंट सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब अलग अलग जगह में, अलग अलग रीजन में सिस्टम अलग अलग था, मेजरमेंट करने का अलग अलग तरीका था, तो फिर साइंटिस्टों की मीटिंग होती रहती, टाइम उनकी मीटिंग होती रहती है, कॉन्फ्रेंस होती रहती है। उसमें उन लोगों को लगा कि एक कोई ना कोई कॉमन मेथड लाया जाए, कोई ना कोई कॉमन सिस्टम लाया जाए। तो सब ने मिलाकर के तकरीबन 1960s के आसपास एक सिस्टम का उन्होंने सबके सामने रखा, और उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट्स बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें अपने पास 7 बेसिक यूनिट होते हैं। अच्छा, ये जो अपना ऐसा यूनिट होता है, ये अपने पास 2 लेवल पे बात करते हैं। एक बात करते हैं हम किसमें, स्मॉल लेवल पे, एक बात करते हैं हम लार्ज लेवल पे। स्मॉल लेवल वाली या स्मॉलर को क्या बोलते हैं, सीजीएस, जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर पे लेते हैं, मास को ग्राम पे लेते हैं, और टाइम को सेकंड पे लेते हैं। क्या बोला मैंने, इस ऐसा यूनिट सिस्टम को अपने ने एक स्मॉलर और एक लार्ज सिस्टम में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं सीजीएस, दूसरे को बोलते हैं एमजीएस। सीजीएस क्या होती है, वो स्मॉलर यूनिट्स की बात करेगा। मतलब कि अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो लेंथ सेंटीमीटर पे लिखेंगे, अगर मैं मास की बात करूंगा तो मास ग्राम पे लिखेंगे, और टाइम सेकंड पे। ठीक है, उसी तरीके से मैं लार्ज सिस्टम की बात करूं, उसमें आता है एमकेएस। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये मीटर पे आएगा, मास की बात करूं तो केजी पे आएगा, और टाइम की बात करूं तो सेकंड पे आएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं हम किसकी, यूनिट्स की। यूनिट होता क्या है, अगर कोई पूछे यूनिट होता क्या है, सिंपली यूनिट एक ऐसा चीज है, एक चीज तो नहीं, एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। सिंपली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो अपने पास बेसिक यूनिट्स में 7 आते हैं, बाद बाकी सारे के सारे डिराइव्ड में आते हैं। कितने बोला मैंने कि देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स जो कि ऐसा यूनिट पे आते हैं। तो ऐसा यूनिट पे अपने पास 7 बेसिक यूनिट है, बाद बाकी रेस्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस ऐसा यूनिट सिस्टम। जैसे मैंने बोला कि अगर 7 बेसिक यूनिट पे मैंने बात करा, जैसे अगर लेंथ की बात करा तो लेंथ के लिए हम लोग किसका लिखेंगे, मीटर पे लिखेंगे। जैसे मास लिखना है अपने पास,
जैसे मैं बात करूं लेंथ में क्या होता है, लेंथ को सिंबल एल पे लिखते हैं और इसका जो अपना यूनिट है वो क्या है, मीटर पे। ठीक है, अगर मैं मास की बात करूं तो मास को लिखते हैं हम केजी पे। ठीक है, और जैसे मैं बात करूं मोल की तो मोल को एन से लिखते हैं, और इस तरह से बहुत सारे करंट है तो करंट को एम्पियर में इसका यूनिट होता है। तो सिंबल अलग चीज है और सिंबल वो चीज जिससे हम उस यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या, मतलब उसकी यूनिट्स क्या होती है जिससे हम उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पास क्या होगा, यूनिट्स में। मैंने बोला 10 केजी, तो 10 तो उसकी वैल्यू हो गई। अब मैं उसके लिए मैंने क्या बोला, मास, तो मास के लिए मैंने एम लिख दिया और उसकी यूनिट क्या हो गई, केजी हो गई। ठीक है, इस तरीके से मोल के लिए हम फिर एन लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल पे लिखते हैं। अगर करंट की बात करूं तो एम्पियर पे आएगा, टाइम की बात करूं तो सेकंड पे आएगा, उसके लिए सिंबल टी हो गया। और फिर इस तरीके से हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं। फिर हम हाँ, तो ये सब अपने पास 7 बेसिक यूनिट हो गए, ये इनके लिए सिंबल हो गया, और जो लास्ट वाले अपने पास ये है, ये इसके यूनिट्स हो गए। ठीक है, जैसे लेंथ है तो लेंथ को हम एल से लिखेंगे, इसकी यूनिट होगी मीटर, और इस यूनिट को बोलेंगे हम मीटर। तो ये जो अपने पास ये सारे के सारे सिंबल्स हैं, बीच वाले जो ब्लैक वाले हैं, और ये जो लास्ट में है ये इनके यूनिट्स हो गए। तो जैसे मैंने बोला लेंथ है, इसको हम लिखेंगे एल से, इसका यूनिट होगा मीटर, और इसको बोलेंगे क्या हम, मीटर। ठीक है, लिखेंगे सिंबल, यूनिट को लिखेंगे एम और उसको बोलेंगे हम क्या, मीटर। उसी तरीके से मास है, मास को लिखेंगे एम से, उसकी यूनिट है केजी, और इसका नाम क्या होगा, किलोग्राम। उस तरीके से टाइम है टी, फिर उसके लिए सेकंड हो गया, या एसईसी या सेकंड एस लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई, एम्पियर। उस तरीके से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो इसके लिए क्या होगा, टी, और इसका केल्विन होती है, नॉट सेल्सियस। ये ध्यान रखना, मैं बात एक बार फिर से कह रहा हूं, ये केल्विन है। ठीक है, ये केल्विन है, जो अच्छा केल्विन ही अपने पास 3 टेम्परेचर स्केल हम आगे पढ़ेंगे, तो केल्विन ही अपना ऐसा यूनिट सिस्टम पे आता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए स्मॉल एन, इसको बोलते हैं मोल। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखने के लिए क्या है, एन, और उसका यूनिट क्या है, मोल, इसको हम मोल बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं, लिखते हैं एमओएल मोल, एमओएल मोल, और बोलते हैं एमओएल। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको लिखते हैं आई म्यू, लिखते हैं आई और ऐसे करें म्यू। ठीक है, और इसको बोलते हैं कैंडेला। क्या बोलते हैं, कैंडेला। अच्छा, ये मैं बेसिक चीज इसलिए बता रहा हूँ, ये बेसिकली है उन बच्चों के लिए जो अभी 10 से अभी 11th में अभी नया नया आया ही है। ठीक है, जो अभी 10 से अभी 9-10 से गुजर के अभी 11th आया, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ नया हो रहा है, तो इसलिए ये सारे बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सारा चीज इजीली आपसे एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है और आपको लगे रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर कुछ कन्वर्जेंस की। जैसे अपने को कुछ चीजें पता है, उसको हम किसी और पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको कुछ कन्वर्जन आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है, आप उसको एक बार देखो, 2 बार देखो, 12 बार देखो, 1000 बार देखो, देखने चीजें देखते रहो। ठीक है, तो बात करते हैं कन्वर्जन में, एक होता है एटीएम। तो एटीएम किसकी यूनिट है अपने पास, प्रेशर की। अच्छा, ये जो अपने पास, उससे पहले आपको कन्वर्जन बताने से पहले अपने पास एक होती है क्या, अपने पास हम जो पढ़ा 7 बेसिक यूनिट पढ़ा, लेकिन जो रेस्ट है अपने पास वो क्या है, डिराइव्ड है। उसका एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, जैसे अपने पास मास के लिए क्या है, एम है, और उसको क्या बोलते हैं हम, केजी पे लिखते हैं। अब हमें निकालना है उससे से वो एक है। अच्छा, ये तो अपने पास ऐसा यूनिट हो गया। अब मैं कह रहा हूं डिराइव्ड में कौन कौन से आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया डेंसिटी, इसको लिखते हैं म्यू से, म्यू नहीं रो से लिखते हैं। तो अब जैसे हमें डेंसिटी लिखना है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। समझ में आ गया। अच्छा, ये वॉल्यूम क्या है,
अच्छा किसी दो या एक का मतलब किसी दो के रेशियो से अगला जो डिराइव्ड यूनिट बनेगा। जैसे एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू लेंथ या एल पे क्यूब या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, जैसे आप अपने को निकालना प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू ब्रेथ, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरीके, अच्छा मास क्या होती है, अच्छा मास, अच्छा उससे पहले क्या होती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस तरीके से ये सब के सब कहीं ना कहीं आपस में लिंक है और ये डिराइव करके किसी एक दूसरे का यूज करके रेशियो से ही अपने पास डिराइव्ड यूनिट बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन में क्या है, एटीएम है। एटीएम क्या है, वन एटीएम मतलब एटमोस्फेरिक, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 760 टॉर। टॉर भी एक प्रेशर की यूनिट है जो कि छोटी यूनिट है एज कम्पेयर टू एटीएम। टॉर एक छोटी यूनिट है। इसको हम दूसरा कहते हैं 760 mm ऑफ Hg। जो कभी अगर डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो वहां पे जो स्टेथोस्कोप वगैरह होता है और जो किसी के साथ जो नापता है तो उनके पास एक स्केल होती है जिसमें उनके पास एक कॉलम होती है जिसमें मरकरी का लिक्विड होता है। तो वो एक पूरा का पूरा एक 76 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है। ठीक है, तो हम उस तरीके से नापते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg या 76 cm ऑफ Hg। ठीक है, उसी तरीके से अपने पास नेक्स्ट क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल भी क्या है, अपने पास प्रेशर की यूनिट है जो कि टोर से भी छोटा है, mm ऑफ Hg से भी छोटा है। या फिर सिंपली इसको लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल। इस क्यों कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, नियरली इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए हम कभी इसको हम 10⁵ पास्कल लेते हैं। तो कैलकुलेशन में आपको जनरली यही मिलता है या इसी को लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर की यूनिट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बराबर होती है 1 पास्कल, मतलब 1 पास्कल। अच्छा, ये वाली वैल्यू को हम ऐसे भी ले सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आया तो बताओ। ठीक है, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। उस तरीके से 1 एटीएम इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एमयू, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मास वगैरह में। फिलहाल आपको ये वैल्यू जाननी है, ये कितनी होती है 1.66 या नियरली हम इसको लेते हैं क्या 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो -3 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा -27 केजी। नेक्स्ट अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एक यूनिट है जो कि हम चार्ज वगैरह में जब करंट वगैरह पढ़ते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, यह वोल्ट को नापते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है एनर्जी का नापने का एक यूनिट है 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, फिर एक आती है कैलोरी, ये सब एनर्जी वगैरह का सबका सब है। 1 कैलोरी की इसकी वैल्यू कितनी होती है 4.184 जूल, और इसको नियरली कैलकुलेशन में लेते हैं 4.2 जूल। क्या लेते हैं 4.2 जूल। नेक्स्ट अपने पास क्या है 1 जूल इन टर्म्स ऑफ अर्ग। अर्ग भी उससे ऊपर वाले से कैलोरी जूल से भी छोटी यूनिट है। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। नेक्स्ट अपने पास है लीटर एटीएम। ठीक है, ये भी एक तरह का एनर्जी का यूनिट है जूल के लिए। तो 1 लीटर एटीएम इक्वल टू कितना होती है 1 मतलब 101 या 101.3 जूल, ये जे मतलब जूल। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल की। ऊपर वाले में कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, तो ये सारी कुछ इसमें कुछ समझना नहीं है, बस आपको ये वैल्यूज पता रखनी है कि ऐसे ऐसे कन्वर्जन में जब आप कैलकुलेशन करोगे ताकि आपको ये याद ना, ये कुछ करना पड़े इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी। दिमाग में एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है,
बात की जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका काफी इस्तेमाल आएगा, तो वहां पर भी आपको इसका कन्वर्जन बताया जाएगा और इन सब की वैल्यू का भी इस्तेमाल करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेचर स्केल की। किसकी? तो अपने पास 3 टेम्परेचर स्केल एग्जिस्ट करती है, जिनमें से एक अपने पास क्या होती है? ऐसा यूनिट सिस्टम। क्या होती है ऐसा यूनिट में? कौन सी आती है? केल्विन वाली। टेम्परेचर स्केल में अपने पास एक आता है फ़ारेनहाइट। क्या आता है? हाँ तो बच्चों, तो हम बात करते हैं इसकी, जो अपने पास टेम्परेचर स्केल में 3 है, इनमें से एक जो अपने पास है तीसरे वाली जो केल्विन है, यही आता है ऐसा यूनिट सिस्टम पे। ठीक है, बात बाकी दोनों ये सब अलग स्केल में आती है, इसको हम अलग तरीके से कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, एक अपने पास केल्विन वाला है, दूसरा सेल्सियस का है, तीसरा फ़ारेनहाइट का है। ठीक है, एक केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। अगर इन तीनों को हम कंपेयर करें, अच्छा इसको कंपेयर करने से पहले आपको मैं ये बोल दूं, कभी कभी सवाल पूछा जाता है वैसे टेम्परेचर स्केल का यूज आपको थर्मोडायनामिक्स इन फिजिक्स, जो कि आपका 11th के फिजिक्स में आएगा। ठीक है, पार्ट 2 फिजिक्स में 11th पे। तो अब बात करते हैं किसकी? हम इनकी वैल्यूज की। अगर फ़ारेनहाइट डिग्री पे होती है, सेल्सियस पे डिग्री पे होते हैं, लेकिन केल्विन डिग्री पे होती नहीं है। अब इनकी वैल्यूज की बात करें तो फ़ारेनहाइट नेगेटिव पे हो सकता है, 0 पे हो सकता है और पॉजिटिव पे हो सकता है। क्या बोला मैंने? फ़ारेनहाइट का जो स्केल होगा वो नेगेटिव पे होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। इनकी पॉसिबल वैल्यूज नेगेटिव में हो सकते हैं, 0 में हो सकते हैं और पॉजिटिव पे हो सकता है। सेल्सियस की बात करूं, इसका भी नेगेटिव में हो सकता है, 0 पे हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अगर केल्विन की बात करूं, इसकी सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, वो ये है क्या तो ये पॉजिटिव में होगा या 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। इसलिए हम, अच्छा इसका अगर मैं कन्वर्जन करूं किसका? अलग अलग स्केल का, अगर मेरे पास सेल्सियस पे दिया हुआ है, अगर मेरे पास सेल्सियस पे दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट पे। अच्छा वैसे आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कन्वर्जन आपको डिटेल से फिजिक्स में, थर्मल फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस जो दे रखा है प्लस 32, तो ये आपको इस तरह से रखना है, क्योंकि अपने पास जो ये वाली यूनिट है सेल्सियस वाली, ये बड़ी है, तो हमें फ़ारेनहाइट जो सेल्सियस की जो वैल्यू होगी ये तो कम पे होगी, इसलिए क्या मैं आपको लूंगा। तो ये क्या है? फ़ारेनहाइट बराबर इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर हमें केल्विन पे चाहिए, अगर सेल्सियस दे रखा हो तो हम जो सेल्सियस की वैल्यू दे रखी हो प्लस 273.15 एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि 1.5 वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एसटीपी और एनटीपी पे डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर इसको नियरली हम इक्वल टू ले सकते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने मेरे को दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है कि केल्विन पे लाओ, तो कैसे लाओगे? तो केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 प्लस 273.15, 273.15, तो कितनी हो जाएगी तकरीबन 8,298.15। ये किस पे हो जाएगी? केल्विन पे, या फिर इसको हम नियरली ले सकते हैं 298। ठीक है, उस तरीके से अगर आप केल्विन आ गया तो इस सेल्सियस पे आप यहाँ पे पहुंच सकते हो, तो ये आप किसी एक दूसरे पे कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा कभी कभी सवाल टेम्परेचर स्केल में उसकी मिनिमम वैल्यूज पे पूछी जाती है, तो सेल्सियस की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है और जो एग्जिस्ट कर सकती है वो कितनी है अपने पास? -273.15, इतनी वैल्यू नेगेटिव में इसकी सेल्सियस की मिनिमम हो सकती है। फ़ारेनहाइट की कितनी होगी? -459.67, ये फ़ारेनहाइट की मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन बात करूं केल्विन की, तो केल्विन में क्या है अपने पास? इसकी वैल्यू मिनिमम 0 होगी, 0 से कम हो ही नहीं सकता। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव में होता ही नहीं है, इसलिए। और यहाँ पे मैं लिखा हूं कि इट इज नॉट रिटन इन डिग्री, इट इज सिंपली रिटन। इनके पास कोई डिग्री नहीं लगी होती है, सिर्फ डिग्री होती है किसके पास? सेल्सियस के पास, फ़ारेनहाइट के पास। ठीक है, अच्छा ये जो अपना 3 स्केल है इनका डिटेल से कन्वर्जन आपको थर्मल फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। अब मैं कुछ वैल्यूज बता रहा हूं जो कि एक दूसरे के बराबर कैसे कैसे होते हैं।
अगर मैं 273 केल्विन की बात करूं, अगर इसको सेल्सियस पे देखा जाए तो 0 डिग्री होती है। जैसे मान लो यहां दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, अब हमें इसको चाहिए केल्विन पे, तो केल्विन इक्वल टू क्या होती है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यहाँ पे ये 0 है प्लस 273 विच इज इक्वल टू 273, तो केल्विन में। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अच्छा इसकी जो कन्वर्ट करोगे आप यहां से, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये 0 है तो 0 इंटू ये 0 हो जाएगी, F इक्वल टू 32। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है यही वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये आपको पता होना चाहिए। और फ्रीजिंग पॉइंट होती क्या है, आप केमिस्ट्री में आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन जो 12th में आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें आपको फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सबका वेपर प्रेशर वगैरह सबका प्रॉपर्ली डेफिनेशन और प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अगर इस फ्रीजिंग पॉइंट को देखा जाए इन टर्म्स ऑफ केल्विन, तो 273 केल्विन इसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट ये कितनी हो जाएगी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका इनिशिएटिंग है, इसलिए मैं सारा चीज एक वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अगर इस 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं फ़ारेनहाइट पे देखूं तो इनकी वैल्यू होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्या होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 32। अच्छा, एक होता है रूम टेम्परेचर, एक होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, दोनों इंटायरली डिफरेंट है। रूम टेम्परेचर अलग होती है और ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर अलग होता है। जनरली रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं हम, 25 डिग्री बाय कन्वेंशन लेते हैं, ठीक है। और इनको फ़ारेनहाइट में जब कन्वर्ट करोगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। केल्विन पे कितना जाएगा, 298। अगर मैं बोलूं 298 केल्विन का मतलब ये होगा कि विच इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि रूम टेम्परेचर में आता है। तो अलग अलग स्केल में रूम टेम्परेचर क्या होगा, ये मैंने अलग अलग आपको मेंशन कर दिया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। नेक्स्ट अपने पास ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो अपना जनरली कितना, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होती है, 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको अगर मैं फ़ारेनहाइट पे करूं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। जनरली अगर आपने कभी आपको फीवर हुआ होगा, हम एक बात कहते हैं थर्मामीटर की, थर्मामीटर या थर्मोमीटर बोलते हैं इसे हम। तो ये क्या करता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को नापता है। अच्छा, वो जो थर्मामीटर होता है वो जनरली फ़ारेनहाइट वाला मार्केट पे अवेलेबल होता है। तो अगर 98 जनरली आदमी का बॉडी टेम्परेचर कितने को, 98.6, क्यों, कितना नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 है। इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट ये 98.6 या 99 इसके नियरली होंगे। अगर ये बढ़ता है तो अपने को बॉडी हॉट जैसी या बॉडी अपने को गर्म जैसा महसूस होगा, हॉटनेस अपने को महसूस होगा और अपने को ऐसा लगेगा कि फीवर हो रहा है। तो फिर डॉक्टर को जाते हैं, दिखाते हैं, फिर डॉक्टर नापता है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 101 है, बोले कि 101 डिग्री बुखार है, इस तरीके से इसको बोलते हैं, ठीक है। फीवर कितना है, 101 डिग्री या फिर 102, 103, 104। तो ये इस तरीके से एक रेंज पे होती है। तो जितना अगर इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे 101 हो गया, 130, 104 होता है, किसी 106 होता है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो इंसान की दिक्कतें और बढ़ती जाएगी। अगर मैं बायोलॉजी के इसमें बात करूं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सेल को काम करना मुश्किल पड़ जाएगा। जब सेल को काम करना मुश्किल पड़ जाएगा तो सेल मर भी सकता है। अब जब सेल मरता जाएगा तो फिर ऑर्गेन को ऑब्वियसली मुश्किलात पड़ेंगी, मुश्किलें आएंगी। तो फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर डॉक्टर कैल्पोल वगैरह, डोलो वगैरह देते हैं, जिनकी वजह से फीवर कम नहीं, बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करता है, ठीक है। तो इसका अलग मैकेनिज्म है, अलग तरीके से हम उसका अलग जगह पर पढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात कर दूं 100 डिग्री सेल्सियस की, किसकी, इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस स्केल कितने बोलूं, 100 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली ऐसा है, ये मैंने एक लाइन दे रखा है, लिमिट तो वहां तक। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर की कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट इट इज 212 या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इन टर्म्स ऑफ केल्विन इट इज 373 केल्विन, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टेम्परेचर बेस पे न्यूमेरिकल करवा देता हूं और आप इन सबको प्रैक्टिस करते रहना।
जो 11th अपियरिंग है, जो अभी नए नए 11th पे आया है, तो मैं उससे ये गाइड करूंगा, मैं उसे आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्रॉपरली नोट बनाते रहना और उसको वक्त वक्त पे रिवाइज करते रहना। रिवाइज करने से क्या होगा कि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना लॉन्ग टाइम के लिए आपकी मेमोरी पे सेट हो जाएगी और आप बड़ी मुश्किल से उसको भूल पाएंगे। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना आसान हो जाएगा। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मान लो कभी अचानक कोई पूछ लेगी आपसे, आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको मैं फिर कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूं। अच्छा, कुछ चीजें आपको थोड़ा और ध्यान रखना है। कभी आपने आगे जब पढ़ोगे आप तो या फिर पीछे सुन रखे होगे एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी क्या होती है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन कितनी होती है, 273.15 केल्विन, एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ। और प्रेशर 1 बार होता है। प्रेशर कितना होता है, 1 बार। वहीं पर एनटीपी क्या होती है, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पर टेम्परेचर 273.15 केल्विन होती है या 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार हुआ करती है। वहीं पर एनटीपी क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पर टेम्परेचर कितनी होती है 273.15 केल्विन और डिग्री सेल्सियस पे 0 हो गई और प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम। ठीक है, एक और कन्वर्जन है 1 फुट बोलो या 1 फीट बोलो, इसके बराबर इक्वल टू कितनी होती है 12 इंच, या इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 12 के ऊपर 2 डैश, इस तरीके से। ठीक है, और एक होता है इंच, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर सिंपली 2.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, अपने पास एक सवाल है कि अपने को डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है जहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितना दे रखा है 59 डिग्री दे रखा है। अब हमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू सेल्सियस पे कितनी होगी, इसकी वैल्यू सेल्सियस पे कितनी होगी। जैसा कि अपने को पता है कि फ़ारेनहाइट क्या होती है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सेल्सियस चाहिए। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको थोड़ा सा आगे पीछे और एक्सटेंड करें इसको, जब हम इसको ऐसे इस तरीके से करते हैं आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये बच जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जब इस सेल्सियस को यहाँ पे रखेंगे और इसको इधर लाएंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9/5 विच इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। जब इसको सॉल्व करोगे ये कुछ ऐसा आएगा -32 अपॉन 9 इंटू होल में ये 5। ठीक है, तो यहां पर हमें f की वैल्यू पुट कर देनी है। जब हम इसकी f की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 59 माइनस 32 अपॉन 9 इंटू 5। ये ध्यान में रखते हुए ये वाले टर्म्स को आपको ब्रैकेट में डालना है। कैसा ना कि आप इसको अलग अलग कर दिया और फिर प्लस की जगह माइनस करते, माइनस की जगह कुछ और कर दिए। ठीक है, तो ये प्लस कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 2 अपॉन 9 इंटू 5, जो कि 9 3 जे 27 एंड 5 3 जे 15। तो 15 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वलेंट टू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट अलग अलग टेम्परेचर स्केल पे। अच्छा, जब आप अलग अलग स्केल पर हो गए थर्मल फिजिक्स में, आपको इजीली कन्वर्ट करना आ जाएगा बिना कुछ याद किए हुए। ठीक है, आपको इसी चैनल पे फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी, सब कुछ इस कोचिंग की तरफ से। ठीक है, आपके लिए बहुत जल्दी क्लासरूम प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है और डिस्टेंस लर्निंग DLBB और CCP क्लासरूम कॉन्टेक्ट प्रोग्राम और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ठीक है, तो जिस तरह आपको इंटरेस्टेड होगा आप उस हिसाब से उनके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास फ़ारेनहाइट इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पूछा है कि मुझे 2 लीटर एटीएम को इन टर्म्स ऑफ अर्ग चाहिए। 2 लीटर एटीएम को इन टर्म्स ऑफ अर्ग चाहिए, ये क्या होगा, हमें 1 लीटर 1 लीटर एटीएम कितना होता है अपने पास 1.5 लीटर 1 लीटर एटीएम कितना होता है 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 1.5 लीटर 1 लीटर एटीए
101.3 जूल। अच्छा 1 जूल कितनी होती है? 10⁻7 अर्ग। अगर हम लीटर एटीएम को जूल पे कर लें और जूल को अर्ग पे कर लें तो क्या इस तरीके से हो जाएगा? 2 इंटू 101.3 ये जूल पे हो जाएगा। इस जूल को अपने को क्या करना है? 10⁻7 अर्ग, जो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 202.6 इंटू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, उस तरीके से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एटीएम को हमें सीएम ऑफ Hg, जो उसका कॉलम होता है अपने पास मरकरी का, उसमें इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जो यहाँ पे इस जो एक कॉलम होती है इसके अंदर मरकरी की लिक्विड भरी होती है, उसकी वैल्यू में कितनी आएगी? ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 एटीएम इक्वल टू कितनी होती है अपने पास? 76 mm ऑफ Hg। यहाँ पे कितने 2 इंटू 2 कर दिए तो कितना आएगा? 76 2 152 cm ऑफ Hg। ठीक है, अच्छा कभी सवाल पूछा जाए कि इसी 2 एटीएम को अपने को mm ऑफ Hg चाहिए, तो चाहे तो ये कर लो 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg बोल लो, या 1 इसको cm को mm में कर लो तो 1 cm इक्वल टू 10 mm। ये हो जाएगा अपने पास 152 था इंटू 10 कर देंगे तो 1520 mm ऑफ Hg आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चे आपसे आप इसको करने के बाद एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के कुछ जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे उन सबको आप सॉल्व करेंगे। बाद बाकी इसमें कुछ रहा नहीं कि आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी और कोई भी इससे रिलेटेड सवाल नहीं आया, तो इससे रिलेटेड आपको सारे के सारे सवाल करने हैं, एनसीईआरटी से करना है जो आपको रेफरेंस बुक लगे। और टाइम टू टाइम इसमें और भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे अपना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो फाइनली हम लोग लेक्चर रहेंगे जिसमें सारा का सारा हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल भी करेंगे, कुछ वर्बली भी हम लोग करवाएंगे, ताकि बिना कुछ अगर न्यूमेरिकल है तो बिना फॉर्मूला बेस्ड बिना कुछ याद करके हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, ये एक स्पेशल नोटिस आप लोगों के लिए है कि आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है क्लासरूम कॉन्टेक्ट प्रोग्राम के लिए, आप हमें नीचे दिए गए लिंक पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपना पता ले सकते हैं। और इसके लिए हम लोग ऐसे बच्चे जो अवेलेबल यहाँ पे नहीं हो सकते हैं तो उसके लिए डीएलपी का प्रोग्राम रखा है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, और बहुत जल्दी अपना टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाला है। ठीक है, वीडियो को बढ़िया से वॉच भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डोंट forget to press the bell icon so that you can never miss any updates from our channel whenever any new video is uploaded to the channel। ठीक है बच्चों, थैंक यू।